सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआईबी एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधि। तो इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि आखिर चुनाव का मतलब क्या है, प्रतिनिधि का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट जो कि इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं। पार्ट 1 की हमारी क्लास रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले वाले जो 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़े तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं और उन चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। एंड अदरवाइज वो सारी प्लेलिस्ट हमारे एंड स्क्रीन के अंदर भी लगी हुई है, आप डायरेक्टली जाके वहां भी रिव्यू कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बेस्ट तरीके के साथ। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं चुनाव और प्रतिनिधि। तो हम चुनाव और लोकतंत्र इन दोनों को ही आपस में कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट्सों के साथ पढ़ लेते हैं कि चुनाव लोकतंत्री शासन व्यवस्था का एक आधार है। बिना लोकतंत्र के चुनाव व चुनाव के बिना लोकतंत्र असंभव है। शासन में प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी सर्वोत्तम शासन व्यवस्था का आधार है। यानी कि हम ये जान चुके हैं कि अगर आप किसी भी देश को एक लोकतांत्रिक देश कह रहे हो और उसके अंदर चुनाव नहीं होते तो वह लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाया जा सकता। और यहीं पर अगर किसी देश के अंदर चुनाव होते हैं और आप उसको लोकतंत्र देश नहीं कह रहे तब भी वो एक गलत वजह है, क्योंकि चुनाव के बिना लोकतंत्र और लोकतंत्र के बिना चुनाव ये दोनों ही असंभव हैं। क्योंकि चुनाव होंगे तभी लोकतंत्र स्थापित होगा, चुनाव होंगे तभी जनता का इन्वॉल्वमेंट होगा, चुनाव होंगे तभी सरकारों के कार्यों में जनता की भागीदारी होगी। तो हमारी शासन व्यवस्था के अंदर जनता का प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये एक बड़ा आधार है। मगर ऐसा हो नहीं पाता, मतलब अगर ऐसा ये हो नहीं पाता तो हमारा देश लोकतंत्र कैसे है। हमने ये पढ़ा कि भाई चुनाव के बिना लोकतंत्र, लोकतंत्र के बिना चुनाव असंभव है और लोकतंत्र के अंदर जनता की प्रत्यक्ष रूप से सरकारों के कार्यों में भागीदारी एक सर्वोत्तम आधार है। ये तो हमने जान लिया, मगर सर्वोत्तम आधार होने के बाद भी जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी क्यों नहीं हो पाती। तो पहले तो हम प्रत्यक्ष रूप ही समझ लेते हैं कि प्रत्यक्ष मतलब होता क्या है। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप का मतलब यह है कि बेसिकली किसी भी काम को करने में जो कि देश से संबंधित हो, उसमें क्या होता है कि पूरे देश की जनता एक जगह एकत्रित होकर अपने हाथों को ऊपर कर या किसी और मेथड के द्वारा सरकारों के कार्यों में भागीदारी लेती है और अपना मत रखकर उस बात पे अपना मत रखती है और उस बात को मनवाती है या फिर उस बात को रद्द करवा देती है। 2 ही पहलू होते हैं। तो ये तो बात रही प्रत्यक्ष रूप से। अब जरा आप खुद बताइए कि भारत इतना विशाल देश है, उसके राज्य ही इतने विशाल हैं कि कई देशों के बराबर हैं। तो इसी वजह से विशाल होने के कारण यहाँ की जनता भी बहुत बड़ी है, जनता की वृद्धि बहुत ज्यादा, जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो आप खुद सोचो कि पूरे देश की जनता एक जगह एकत्रित हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, एक जगह एकत्रित नहीं हो सकती। और अगर मैं मानू हो भी जाए तो उनका हम मत नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे मत बातचीत के माध्यम से, हाथ ऊपर के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए एक विशाल देश में, विशाल राष्ट्र में, विशाल जनसंख्या वाले देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए प्रतिनिधि का रूप लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर हम पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं तो हम पर्टिकुलर एरिया से किसी एक बंदे को इलेक्ट कर आगे भेजेंगे जो कि हमारी मत की बातें रखेगा। तो ये भी एक तरह से लोकतंत्र ही कहलाता है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से जनता का इन्वॉल्वमेंट कहलाता है। क्योंकि जो बात आपको कहनी है आप खुद जाके संसद में नहीं कह रहे, आप अपने नेता के माध्यम से उस बात को कहलवा रहे हैं। तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप, जो कि बड़े बड़े विशाल देश अपनाते हैं और अल्टीमेटली सभी देश अपनाते हैं जो लोकतांत्रिक देश हैं। तो मेरी बात समझ में आई होपफुली यहाँ तक। अब दोबारा हम आते हैं अपने नोट्सों की तरफ। तो हमने जान लिया शासन व्यवस्था का आधार है, परंतु जनसंख्या की वृद्धि व राज्यों का आकार विशाल होने के कारण जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकारी कार्यों में भाग नहीं ले सकती। इसलिए प्रतिनिधि को लोकतंत्र के शासन का आधार बनाया गया है। यानी प्रतिनिधि को ही लोकतंत्र के शासन का आधार बनाया गया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर मेंबर को इलेक्ट करके आगे भेजेंगे तो वह भी लोकतंत्र ही कहलाएगा। सो अब हमें ये पता लगा कि विशाल देशों के अंदर प्रतिनिधि के आधार पर लोकतंत्र को चलाया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रतिनिधि के भी कुछ आधार होते हैं। अब वो आधार क्या है, देखिए पहला आता है हमारे पास प्रतिनिधि प्रणाली में अनेक आधार हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एक दलीय प्रणाली इत्यादि।
तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे पार्ट निकलते हैं कि अगर आप प्रतिनिधि का रूप ले रहे हो या प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव करवा रहे हो, लोकतंत्र स्थापित कर रहे हो, तो इसके भी कई सारे आधार हैं। आप कौन सा आधार चुनना चाहोगे? तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नोट्सों के अंदर कि एक दलीय प्रणाली इत्यादि। भारतीय संविधान में भारत में सार्वभौमिक व्यास मताधिकार की व्यवस्था की गई है। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संस्था है जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में चुनाव की व्याख्या करती है, व्यवस्था करती है। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। स्थानीय सरकार व राज्य सरकारों में ग्राम पंचायत के चुनाव राज्यों द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो इस तरीके से हमारे इस क्लिप के नोट्स कंप्लीट हुए। सो इसमें हमने क्या समझा कि प्रतिनिधि के आधार पर भी अगर हम लोकतंत्र चला रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, तो उसके भी बहुत सारे आधार हैं। मगर भारत के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार की चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। यानी कि हमारे इस पूरे प्रतिनिधियों के अंदर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही चुना जाएगा और वही आगे चलकर अपने राज्य को प्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हमारे भारत के अंदर चुना गया कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिले वही आगे बढ़ जाएगा। तो यहां तक हमने देख लिया कि इसके अंदर अब सीधा साधा हम ये देख पाते हैं कि सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के द्वारा क्या होता है, जनता का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जैसे मान लो जनता जिसको जितना चाहती है वो उतना ही उसको वोट जाएगा, है ना, उतने ही उसको सीटें मिलेंगी। जब उसको सीटें मिलेंगी तो वो वहां जीत जाएगा और जब वो जीत जाएगा तो आगे चलकर वो उस स्टेट को प्रेजेंट करेगा। तो इससे हमारी पूरी जनता का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसलिए भारतीय संविधान के अंदर एक व्यवस्था की गई कि हम सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के नाम पे अपना चुनाव व्यवस्था चलाएंगे और इसकी देखरेख करने के लिए यहाँ पे हमने एक संस्था भी बनाई, इसका नाम है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संस्था। और यहीं पर अगर मैं बात करूं स्थानीय सरकार की व राज्यों में ग्राम पंचायत की, तो इसकी व्यवस्था राज्य द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो ये एक मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है आपसे कि पूरे एक स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो वो कौन कर रहा है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग कर रहा है। राज्यों के अंदर की बात करें तो वो कर रहा है हमारा राज्य निर्वाचित गठन आयोग, यानी कि राज्य द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग। तो इस तरीके से हमने जाना। अगर हमें देखूं कि भाई प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए या कोई भी आगे चलकर बड़े मेंबर हो गए, उनका चुनाव तो हम नहीं करते। यानी कि अगर राष्ट्रपति को चुनना हो तो उसके अंदर तो हम वोट डालने नहीं जाते। मगर फिर ये लोकतंत्र कैसा हुआ? देखिए, ये अब भी लोकतंत्र ही है। अगर आगे चलकर प्रणाली चेंज हो रही है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, मगर संसद के लोगों का तो हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं का तो हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, जो बड़े बड़े नेता संसद के अंदर बैठे हैं उनको भेजा किसने है? उनको जनता ने ही तो भेजा है। पहले वो स्थानीय सरकार में आए, राज्य सरकार में आए, फिर केंद्र सरकार में चले गए। तो ऐसे करके उनको जनता ने ही तो आगे किया है। सो अल्टीमेटली जो संसद के माध्यम से भी आगे चुनाव किए जा रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए, वो भी जनता के इन्वॉल्वमेंट में ही काउंट किए जाएंगे। तो इस तरीके से हमने समझा कि प्रतिनिधि का आधार क्या है, भारत के अंदर क्या आधार अपनाया गया है। हमारे भारत के अंदर जो आधार अपनाया गया है उसको देख रेख में लाने के लिए स्टेट लेवल पर यानी कि पूरे राज्य के स्तर पर क्या काम करता है, कौन सी संस्था काम करती है। राज्यों के अंदर स्थानीय सरकारों के लिए उनकी देख रेख करने के लिए, राज्यों को और उनका चुनाव स्थापित करवाने के लिए कौन काम करता है, तो वो करता है राज्य निर्वाचन आयोग। सो होपफुली आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। मेरे साथ आप लिखते हुए आ रहे होंगे और आपके डाउट क्लियर होते हुए आ रहे होंगे, बट कहीं कोई डाउट रह गया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जो प्रत्येक विषय पर अंतिम निर्णय लेने की ताकत रखता है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय भी सहमत है। फलस्वरूप आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाता है। चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयुक्त कुछ चुनाव सुधार संबंधी सुझाव भी देता है। स्वयं जनता को भी सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि संविधान खुद जो हमारा आयोग है, जो हमारी संस्था है जो कि चुनाव करवाती है, उसको ये आज़ादी देता है कि आप स्वतंत्रता से और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने के लिए जो आपसे कार्य किया जाए वो आप करें। तो इसीलिए ये हमें कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करती है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, जनता के लिए भी, सरकारों के लिए भी, कि अपना प्रचार करने के लिए आपके पास सिर्फ इतने दिन रहेंगे। जितने भी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो वैलिड, जो लाइसेंस हथियार होंगे वो थानों के अंदर जमा हो जाएंगे और जमा होने के बाद जब चुनाव कंप्लीट होंगे तब वो वापस मालिकों के पास चले जाएंगे।
ये सब चीजें कौन बता रहा है? ये चुनाव आयोग ही तो बता रहा है, जिसकी आजादी खुद संविधान ने उसको दी है 324 के अंदर। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस चैप्टर के माध्यम से हम काफी कुछ समझे। हम समझे कि चुनाव का मतलब क्या है, एक्चुअल में चुनाव किस तरीके से किए जाते हैं, एक राज्य के स्तर पर, राज्यों के अंदर स्थानीय सरकारों के स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की प्रणाली क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की प्रणाली क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या है। सभी चीजों को हमने बहुत बेस्ट तरीके से ब्रीफ एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ अपने नोट्सों के साथ समझा है। सो होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। बट किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट रह जाता है या आपका कोई रह गया हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की उसी दिन पूरी कोशिश करूंगा। सो अदरवाइज अगर आपने ये सब चीजें नहीं लिखी मेरे साथ तो दोबारा से वीडियो देखिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ और लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि जो भी हमने लिखवाया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार आप खुद लिखिएगा, फिर उसके बाद जो हमने नोट्स बनवाए यानी कि जो हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस की है, इसके बाद आप खुद से एक रफ कॉपी में सभी चीजों को अपनी लैंग्वेज में लिखकर कोशिश कीजिएगा। जिससे क्या होगा, आपको लिखने की आदत पड़ेगी। लिखने की आदत के साथ साथ जो जो चीजें आपको याद होंगी वो सब आप कागज पे उतार दोगे, और जब कागज पे उतार दोगे तो सब चीजें आपके माइंड के अंदर लॉक लग जाएगा, जिससे आपको सभी चीजें याद रह जाएंगी। सो होपफुली आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, और जो मैं कह रहा हूं एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।